देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती से आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके अपना जो मसाइल हैं, वो पाकिस्तान पर आप थोप देते हैं, बगैर तहकीक किए। आसिम मुनीर आपके लिए डरावना ख़्वाब बन गए हैं, आप अपने बच्चों को भी उसके नाम से अब डराएँगे और बच्चों को भी सुलाएँगे उसका नाम ले लेकर, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरी बात ये है कि आपने श्रीनगर में जो आज पुलिस स्टेशन में बम धमाका हुआ, एक्सप्लोसिव फटा, आपने कश्मीर के लोगों को गिनी पिग बना लिया है। हरियाणा से एक्सप्लोसिव पकड़ा जाता है और उसको लाके आप श्रीनगर के पुलिस स्टेशनों में वहां पर आप जो वहां पर लोकल कश्मीरी हैं उनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात यह है कि आप ये ना समझें कि आप बिहार का इलेक्शन जीत गए हैं और आपका कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी उसके अंदर कांग्रेस की नाकामी है, उसके अंदर आपका अपना मसाइल है। और एक बात आपको समझाता चलूं, वो बार बार मैं कहता हूं कि इंडियन सेना को ये बात समझनी होगी कि किसी भी हालत में मोदी जी का जो जंगी जुनून है उसकी वजह से पूरे खित्ते को आग में ना झोंके, आग में ना लगाएं। पाकिस्तान पर आप इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान आपको सबूत देता है कि जी आप जिस तरह हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो कुलभूषण की शक्ल में हो, चाहे वो एक डोजियर, सुनिए एक डोजियर पाकिस्तान ने दिया नहीं और अब आपका डोजियर हमें चाहिए नहीं, वो तो हम पहले से कूड़ेदान में डालने लगे। सुनिए सर, आपने 2 मिनट बोला ना, पहली बात कि हम तहकीकाती कर रहे हैं। अभी सीधे तौर पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं कही है। किसने रेडिकलाइज किया, पाकिस्तान में कौन बैठा था, वो एक जांच का दायरा अलग है, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान ने करवा दिया। अभी तक तो भारत सरकार ने नहीं कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें, जांच जारी है, तो तहकीकात चल रही है। सुनिए सर, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिना तहकीकात के आरोप लगा दिया, तो इसीलिए मैंने कहा कि यह कहावत है हमारे यहां, चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं आपने दाढ़ी तो नहीं रखी, हो सकता है आपकी बाल में तिनका हो। आपने दाढ़ी नहीं रखी, आपके बाल में हो सकता है तिनका होगा। मशरकी साहब सुनिए, और देखिए कोई हिंदुस्तान का इलाका गिनी पिग नहीं है। जम्मू कश्मीर नौगाम में भी जो धमाका हुआ वो पुलिस स्टेशन में, सुन लीजिए सर, पुलिस स्टेशन में एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। भारत की पुलिस एक ही है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर रखे, जहां जैसी जरूरत होगी हम रखेंगे जांच के लिए। तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो प्लीज माइंड योर बिजनेस। मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं मशरकी, मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, थोड़ा सा तो अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से बातचीत करिए, नहीं तो मौलाना वाली बातचीत करनी है तो दाढ़ी वाड़ी रख के आइए, वही लिख देते हैं, फिर उसी तरह बात करेंगे। ठीक है, आते हैं आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बाबरी वाला राग कब तक, खुलासा यह है कि 6 दिसंबर को ये धमाके होने थे पहलगाम के बाद। अब मत कहिएगा कि किसी ने कहा नहीं था। पलवशा मोहम्मद जई खान आपके यहां की सांसद है, संसद में कहा था कि बाबरी की पहली ईंट पिंडी का सिपाही अजान मुनीर जाकर देगा। जी, आपने देखें, बात यह है कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद में अजान इंशाअल्लाह हम में से ही कोई देगा, जरूर देगा, ये मेरा भी यकीन है। लेकिन उसकी वजह मोदी का जुनूनीपन है। वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसको जमीन बोस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि ये अमन के लिए जरूरी है। और ये जो अखंड भारत, कभी आप ताजमहल को बना देते हैं मुतनाजा, कभी आप बाबरी मस्जिद पे शुरू हो जाते हैं। आप अपने जो इतिहास वाले हैं उनको तो समझाएं, उनको पता ही नहीं है इतिहास के। सारा इंडिया का इतिहास में जितना कुछ अच्छा है वो मुसलमानों की वजह से। अरे हामिद मशरकी, इंडिया का ही इतिहास है दिया हुआ है, और उसी इतिहास का एक हिस्सा पाकिस्तान है जो टूटकर बन गया। मैं फिर कह रहा हूं, आप मौलाना वाली बात करने लगते हैं। बताइए कि ताजमहल क्या है, किसने बनाया है? अब आप उससे बनाया, फिर आप पाकिस्तान के किसी आदमी ने बनवाया? जी, मुसलमान मुगल ने बनाया। फिर वही बात है, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। तो नहीं बनाया, आप समझिए, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। हिंदुस्तान का एक मुसलमान पाकिस्तान के आप जैसे मुसलमान की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। 25 करोड़ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पिस रहा है, और वो ये जानता है शबनम खान को लाइए, अभी कैसे पिसा है मैं जानना चाहता था। आचार्य विक्रमादित्य के बाद शबनम खान ये कह रहे हैं मशरकी साहब, मैं पहले भी कहा हूं, नाम में मशरकी है, ये मसरक करने लगते हैं। यहां सर लगता है मजाक चल रहा है, कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान पिस रहा है। बिल्कुल पिस रहा है। सुनिए शबनम खान को, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी है, सुनिए। हिंदुस्तान का मुसलमान तो यहाँ पर ऐश से और पूरी जांबाजी से, पूरे सम्मान से, सारी सुविधाओं को लेते हुए रह रहा है। हर हिंदू भाई जो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को सर पे बिठा के रखता है यहाँ पर। आप अपने पाकिस्तान की बताओ ना, आपने क्या किया है हमारे अल्पसंख्यकों के साथ? आपने क्या करा है वहां के हिंदू भाइयों के साथ? छोटी छोटी बेटियों को मुसलमान बनाने के लिए 60-70 साल के मुल्ला के साथ शादी कराते हो आप उन लोगों की। यहाँ मशरकी बन के घूमते हो, वो फितरती, तुम्हारे दिमाग भी फितरती, दिल में भी फितरत,
ये कहानी नहीं है, यही सच्चाई है। आप लोगों को अपना चश्मा उतार के जरा देखना तो शुरू करिए। अच्छा तो वहां के अल्पसंख्यकों के बारे में बता ही दीजिए क्या हाल है वहां पर। और दूसरी बात बता दूं, भारत के मुसलमान को अपना मुसलमान बताने की हिम्मत भी मत कर लेना, कोशिश भी मत करना। ये जो इक्का दुक्का जो तुम्हारे षड्यंत्र में फंस जाते हैं ना, मेरे साथ कोर्स करते हैं, जिनको फंसाकर तुम ये सब करा लेते हो, भारत का मुसलमान ही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए काफी है। पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी करने के लिए भारत के थोड़े से मुसलमान ही काफी है, बाकी फोर्स और बाकी सबकी तो बाद में बात करूंगी मैं। मुझे इन पे आपकी बकवास सुनने नहीं आए यहाँ, क्योंकि देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऊपर रहम खाओ। हाँ, एक बार सुनिए शबनम, एक बार सुनिए जरा हामिद को, उस पर खाओ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको 70 साल तक इंडिया की जूतियां रगड़नी पड़ेंगी हिंदुओं को ये बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं। मजबूरी है मेरी बहन, आपको भी यही करना पड़ रहा है। आप मेरी बहन हैं, लेकिन आप उस देश में रह रही हैं जहां आपकी मजबूरी है कि आप ये सब कुछ कहें। और मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आप पे गुस्सा नहीं है, मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आप पे दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे गर्व है। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे सुनिए हामिद अल मशरिकी, सुनिए मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं। आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, आपको पाकिस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए और आप गर्व करते भी रहिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक मुसलमान कभी सपने में भी, बुरे सपने में भी पाकिस्तान जाकर ना तो रहना चाहता है ना तो पाकिस्तानी कभी कहलाना पसंद करता। सुनिए सर, भारत के ही एक सांसद ओवैसी ने पूरी दुनिया में आप लोगों को आईना दिखाया, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आरजू को जरा लेकर आता हूं। आरजू, हामिद अल मशरिकी की बातें क्या आपको नहीं लगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका? दाढ़ी इन्होंने रखा नहीं है, पता नहीं बाल में कोई तिनका होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट कम एक मौलाना की तरह बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसमें तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने अटैक की बात की, दिल्ली अटैक की, तो उसी वक्त इस्लामाबाद में भी एक अटैक हुआ था, वो भी शायद आपको मालूम होगा कि वो भी एक सुसाइड बॉम्बर था। और दोनों कंट्रीज एक तरह से जो कुछ भुगत रही हैं या देख रही हैं, मेरे ख्याल है अंदर देखने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान भी बजाय अफगानिस्तान को या कह लीजिए कि हिंदुस्तान को किसी को ब्लेम करने से पहले हमें अंदर देखना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यही चीज भारत को भी देखनी होगी। इस बार जैसे मैंने आपके शो में शायद पहले भी कहा था, इस बार किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं। जिन लोगों ने अटैक किया भारत में, दिल्ली में, वो भारतीय ही थे, वो उनमें से कोई पाकिस्तानी नहीं था। वो कहाँ से सब कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को ही चेक करना होगा। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो है बहुत अफसोस की बात है, कई लोगों की जाने गई और वो मासूम लोग थे जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो इस चीज को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। ठीक है, नहीं आपने बिल्कुल बस सही बात कही आरजू, कि दरवाजे किले के अंदर से खुलते हैं, लेकिन वो दरवाजे पर आकर कुंडी कौन खड़काता है, इसकी भी जांच चल रही है। और कुंडी खड़काता है, आवाज कौन लगाता है, कौन रेडिकलाइज हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन आचार्य, मैं आ रहा हूं हामिद जी, आपने एक लाइन दे दी है और इसीलिए मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास आपकी लाइन को लेकर जा रहा हूं। इनका सपना तो इन्होंने आचार्य जी इस शो में जाहिर कर दिया कि बिल्कुल अजान मुनीर आकर पड़ेगा, इंतजार ही कर रहा है मुनीर जरा लांगे सीमा, उसके बाद देखिए क्या होता है। खैर आचार्य जी जवाब दीजिए। इंशाल्लाह। इन्होंने सबसे पहले यहाँ मुफ्ती साहब ने एक बात बोली थी पांडे जी कि भाई कि आसिफ मुनीर से हिंदुस्तान डरा हुआ है। अरे हिंदुस्तान डरा हुआ है या पाकिस्तान डरा हुआ है? आज मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर एक बम विस्फोट हुआ, जिन लोगों ने भी किया उनको पकड़ लिया गया, उनको सब तफ्तीश चल रही है, लेकिन पाकिस्तान इतना डर गया कि अपने इलाके में खुद एक बम फटवा लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान का लिंक जो है उन्होंने छाती पीटने की पहली व्यवस्था बना ली। पुराना इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि अपने देश के अंदर खुद ही बम फटवाते हैं और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिखाते हैं कि हमारे इलाके में हम भी टेररिज्म से ग्रसित हैं, हम पे तो खुद टेररिस्ट हो रहे हैं। ये कितनी बार बोला गया है। और आसिफ मुनीर साहब को जो भय दिखा रहे हैं ना, मुझे बताइए आसिफ मुनीर ऐसे कौन से वीर हैं, उनकी छाती हमने देखी थी, बहुत सारे तमगे लगे हुए थे। अरे कौन सा युद्ध जीते पाकिस्तान वाले? आप बताइए ना, आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कोई भी एक युद्ध पाकिस्तान में जीता कि जितने भी आपके मिलिट्री जनरल कर्नल हैं वो सारे की सारी छाती भर के लेके चलते हैं, युद्ध सारे हारे, युद्ध सारे। राकेश जी, पांडे जी, इनसे पूछिएगा, युद्ध सारे हारे उन्होंने। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं जंग जीते, हम तो कहते हैं कोई जंग नहीं जीता, लड़ा भी ठीक से नहीं, वो तो बंकर में जाकर छिपा हुआ था मुनीर। मैं उधर भी नहीं जाना चाह रहा हूं,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो हामिद मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूं। अरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरल, किसी भी देश का एक जनरल वो जंग लड़ेगा, अपने मुल्क को महफूज रखने की बात करेगा। लेकिन मैं पहली बार दुनिया में एक ऐसा जनरल देख रहा हूं जिसके आगे पीछे चिंटू पिंटू या जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सपना यह है कि मुनीर जाकर अजान करे, नमाज पढ़े। ये पहली बार ऐसा सपना मैं देख रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य जी। बात ये है, मौलाना बन गए, मिलिट्री नहीं है, मौलाना बन गए, मौलाना मिलिट्री नहीं है। आसिफ मुनीर जो है मिलिट्री के जनरल नहीं है, वो बन गए मौलाना बन गए कि भाई मौलाना का काम। अच्छा सुनिए, हामिद कुछ कह रहे हैं, फिर मेजर नदीम और बाकी लोग के पास छोड़ के मौलाना बना दिया है। बोलिए हामिद बोलिए। थैंक यू यार, मेरी आवाज आ रही है? जो सबकी आ रही है, सबके पास आ रहा हूं। इफ्तिकार भाई आपके पास। मुनीर साहब, जनरल आसिफ मुनीर को लेकर जो आपका खौफ है ना, यही मुझे यकीन दिलाता है कि वो सबसे ठीक आदमी है। वो आपको सही, उसने सबक सिखाया, आपके ऑपरेशन सिंदूर को मिट्टी में मिलाया, आपको ट्रंप पूरी दुनिया में जलील कर रहा है। उसके बाद आज आपके कितने अड्डे उड़े थे, वो आप कितने लोगों की आप उसके अंदर थे, अंतिम यात्रा के अंदर कौन थे मिलिट्री वाले? अच्छा यात्रा में, अच्छा ठीक है, देखे थे हामिद भाई कौन वहां इफ्तिकार, और एक बार जल्दी सबसे टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं। कितने आप सपने देखते रहिए, आप तो अपने मुल्क को चूरन बेचना ही बेचना है। आज जाकर देखिए कि किस मुल्क के 2 टुकड़े किस मुल्क ने किए, कहां पर लाहौर तक जाकर भारतीय सैनिकों की तस्वीर। लेकिन खैर, इफ्तिकार कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी आप बोलिए। क्या बोल रहे हैं जनाब? मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तर्जुमान हूं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का। तो आप आपस में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करते जा रहे हैं, मुझे क्यों? नहीं सर, आपके पास आ गए, बोलिए। और अब बल्कि एक तो और थ्योरी आई इफ्तिकार जी, मैं जोड़ देता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए, एक चीज और, ताकि आप ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे। अफगान मीडिया में एक खबर चली, जो हामिद कह रहे हैं कि आप अपने मन से कह देते हैं, जो आचार्य विक्रमादित्य ने कही, आरजू भी मेरी इस राय से इत्तेफाक रखेंगी कि अफगान मीडिया में एक खबर चली कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ वो धमाका मुनीर ने करवाया, और एक तीर से 2 निशाने। पहला निशाना ये कि भारत के सामने खुद को विक्टिम दिखाया कि चलो भाई, भारत कुछ करने से पहले सोचे कि देखो यहां भी धमाके हो रहे हैं। दूसरा ये कि सीधे इमरान के समर्थक टारगेट पर थे। मेरी खबर नहीं है, ये अफगान मीडिया की खबर है, कहेंगे लिंक भी दिखा दूंगा। खैर, इफ्तिकार बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और मुझे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान होने की हैसियत से जो अजियत दी गई है आपके चैनल से, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ठीक है, देखिए, दोनों मुल्क इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, दोनों एटमी ताकत हैं। खुदा न खास्ता ऐसे कोई बात बढ़ते बढ़ गई तो दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। आचार्य जी आ रहा हूं, एक बार सुन लीजिए इफ्तिकार भाई को, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर, एक बार सुन लीजिए इफ्तिकार जी को, एक बार सुन लीजिए, फिर आता हूं आपके पास, आपका सवाल भी ले लूंगा। इफ्तिकार गुर्जर, दुनिया में पाकिस्तान आप जिन ट्रम्प को कोट कर रहे थे, इफ्तिकार गुर्जर जी, आप जिन ट्रम्प को कोट कर रहे थे सर, सुनिए ना, मैं आप ही के पास हूं। आप जिन ट्रम्प को कोट कर रहे थे, उन्होंने 6-7 जहाजों की बात की, और फैक्चुअल देखिए तो उन्होंने किस मुल्क के जहाज इसकी बातचीत नहीं की। तो ये क्लेम आप अपने हिसाब से करते रहिए। ख्वाजा आसिफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर, खुद ही ये कहते रहे कि हमने सोशल मीडिया के हवाले से कहा। तो ट्रम्प को अगर कोट कर रहे हैं तो ठीक से कोट करिए। किस मुल्क के जहाज गिरे उन्होंने बताया नहीं, आप अपने मन से कहते रहिए, सोर्स आप सोशल मीडिया का। लेकिन सर, सवाल सुनिए इफ्तिकार गुर्जर, सुनिए सर, सुनिए। आपके कहने पर मैंने आचार्य जी को चुप कराया कि आपकी बात आ सके। अभी 2 मेहमान आपके मुल्क के और वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से सवाल सुनिए। आपने कहा ना, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता इमरान खान। अरे सुनिए सर सवाल, इफ्तिकार गुर्जर प्लीज लिसन द क्वेश्चन, वरना फिर नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि शट अप एंड हियर द क्वेश्चन प्लीज। चलिए सुनिए, सवाल सुनिए। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता इमरान खान जेल में हैं, ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान ने कई सालों तक दहशतगर्दों की ट्रेनिंग दी, अमेरिका के कहने पर ही किया, लेकिन आतंकी बनाए, आतंकी पैदा किया, आतंकी के टेरर कैंप चलाए। ये ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं। तो ये मत सिखाइए सर, आपके मुल्क के हुक्मरान खुद ये बता चुके हैं कि आतंकी को पैदा करने वाला खुद पाकिस्तान है, और ये डर्टी गेम आप लोगों ने खेला, तो ये सीख मत दिया करिए। भूखा मुल्क है यार। हाँ, कंगाल आदमी तो बोलेगा ही दूसरे को। हाँ, यही होता है। ये आप देखो, आप एंकर पर सुनो, आप कोई बात सुनो यार। आपको कौवा खा के आए हो,
सुबह नाश्ते में। नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं खा लिया जाता है। की तरह बात करना भी इफ्तिखार गुर्जर, मैं शुद्ध शाकाहारी और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं खा लिया जाता है। आप क्या रोटी चावल दाल नहीं है तो कौवा या जो मन करे मारकर खाया करिए, कौवे खिलाते, आपका शौक होगा कौवा खाना। और पाकिस्तान में यही लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का मेन्यू होता होगा। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है सर। आपको अगर कौवे खाने से दिक्कत हो गई है, बहुत उग गए, तो बताइए, थोड़े बहुत 2-4 बोरी आटे भिजवा देता हूं, एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। खैर मेजर नदीम सर रुक जाइए, ये कौवे चील की डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पीटीआई के आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक राजनेता की तरह बिहेव करिए कम से कम। मसला होता है और नहीं बिहेव कर सकते हैं तो सर प्लीज प्यार और मोहब्बत। चलिए मेजर नदीम सर प्लीज, प्यार मोहब्बत ये पाकिस्तान को शोभा नहीं देता। के नेता का हाल है हगने की जगह औरतें मांग नहीं, अच्छा मैं मेजर नदीम मैं 1 मिनट और दीजिए। ये आजू पाकिस्तान में यही मेन्यू चलता है क्या? कौवा चील जो मिला वही खा लिया मार के? नहीं, ये आप हमने तो अल्लाह खाए हैं। मेजर नदीम 30 सेकंड और दीजिए। आरजू जल्दी बताइए, पाकिस्तान में यही चलता है क्या? मुझे नहीं पता, ये मेजर नदीम बता पाएंगे। मेजर नदीम आप बताइए क्या था? अरे आज ब्रेकफास्ट लंच में आपने क्या किया? पांडे जी मैंने तो कभी कौवे वगैरह नहीं खाए, लेकिन बहुत खाया बकरे का। मेजर नदीम प्लीज आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए मेजर नदीम की। मेजर नदीम सुनिए, मैं बहुत आराम से और रिस्पेक्ट देकर बातचीत कर रहा हूं, तो रिस्पेक्ट लेना सीखिए, वरना इज्जत इतनी कायदे से इस डिबेट में उतारूंगा कि आप भूल जाएंगे मेजर कहलाना। गाय में लाखों करोड़ों जो भारत के हिंदुस्तानी है उनके लिए माँ है, और अगर माँ का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो सर आप तय करिए। आपकी आवाज अब कर रहा हूं, लेकिन बहुत तमीज के साथ बोलिए। दूसरी बात ये पांडे जी कि ये जो आप जिस पे टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये टॉपिक दोनों मुल्कों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा सोर पॉइंट बना हुआ है। अपनी माँ को भी ये आतंक या दहशतगर्दी की दोनों मुल्कों को मजम्मत करनी चाहिए, और जहां भी दहशतगर्दी हो, क्योंकि इसमें मासूम जाने जाया होती है, उनके जहां से भी ताने बाने हो उनको मिलकर हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए और मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। इंडिया मिलकर नहीं करेंगे और हम करेंगे तो अकेले, आप अपना वाला नहीं निपटा सकते तो वो भी दे दीजिए हमें, वो भी निपटा देंगे की सपोर्ट दे, लेकिन हमें हमारे आतंक कैसे फैल रहा है वो निपटा देंगे अकेले। आप टीपीपी को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनकी सपोर्ट बंद करनी चाहिए। बोलते रहिए इसी तरह से आप देखिए कि इस वक्त बांग्लादेश भी नक्शा लेकर आ गया है, और एक उन्होंने ग्रेटर बंगाल का नक्शा आपके सामने रख दिया है। मुझे इंडिया के हालात सही नहीं लगते, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े होने जा रहे हैं कि आप लोग इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। मेजर नदीम मैं फिर कह रहा हूं भाई, ताजमहल को ये वाकई मुझे लग रहा है कि आपने आज के लंच में कौवा बिरयानी खा ली है। आज के लंच में आचार्य विक्रमादित्य आज के इनके लंच का हिस्सा वाकई वही था जो थोड़ी देर पहले ये इफ्तिखार गुर्जर बोल रहे थे। अरे एक सीरियल आता था बकरा किश्तों पे, क्योंकि इनको तो अभी इनके यहाँ बकरा किश्तों पे देख के आए, नया लगता है, नए कोई लाफ्टर चैलेंज शो देख के आए, उसी के अंदर से इनके अभी उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे हिंदुस्तान ने इतना मारा है आपको इस बार के युद्ध के अंदर कि आपकी जो अंदर की सेना तक हिल गई थी। से आपने फोन किया उठा के अमेरिका को कि भाई बचा लो, भाई बचा लो, भाई बचा लो, और जो आप जहां जूते चाट के आ रहे हैं ना अमेरिका जाकर, वो पूरा विश्व देख रहा है आपको। आपके जो आसिफ मुनीर है वो मेजर जनरल कम रह गए और दलाल ज्यादा बन गए। कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ पहुंच जाते हैं। आज तक कभी इतिहास में हुआ है कि मेजर जनरल जो मिलिट्री का सबसे बड़ा अफसर होता है वो जाकर दलाली करने बैठ जाता है? दलाली करने बैठ गए अब। और अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवादी नहीं पालता है, किसने पाल रखा है? मौलाना मसूद अजहर कौन है भाई? मौलाना मसूद अजहर कौन है? मौलाना मसूद अजहर कौन है? हाफिज मोहम्मद सईद कौन है भाई? बताओ। एक मिनट आचार्य के बाद अरे मेजर नदीम मैं फिर कह रहा हूँ भाई, बिहेव लाइक अ मेजर। को लिस्ट देंगे आपको सरकार, और अगर टेररिस्ट की तरह बिहेव करता है तो आप बताइए, फिर उसका इलाज करता हूँ मैं। लेके बैठाए हुए ना, इनको बताओ। एक आदमी दुनिया का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन, और आप तुलना कहां से कहां ले जाकर कर रहे हैं। खैर सरदार तैयब खान रुक जाइए सर, थोड़ा सा पानी पीजिए, दिमाग दुरुस्त करिए, दिमाग दुरुस्त करिए। सरदार तैयब खान क्या मुसलमानों को भड़काकर अब पाकिस्तान जीत तो सकता नहीं है सीधे जंग में, तो एक अब साजिश हो रही कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए या उकसाया जाए। जो थोड़ी देर पहले हामिद अल मशरिकी कोशिश कर रहे थे, आतंकी कोशिश कर रहे थे कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट किया जाए। पलवशाह मोहम्मद जई खान ने कहा था कि भाई अजान मुनीर आकर देगा, पिंडी का सिपाही बाबरी का ईंट रखेगा।
और यार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब आपके सरों पे सवार हैं और आपको उसकी बड़ी जो है वो इस वक्त मसला दरपेश है, क्योंकि वो उन्होंने ना सिर्फ जंग जीती है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मोराल जो है बुलंद किया। और हमें तो मिसालें देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को किसी किस्म की मिसालें देने की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी मिन्नतें तरले करते हुए जिस तरीके से वहां गए और साथ जा ये कब कहा भाई? वो तो अब आप बात सरदार तैयब खान सपने में बोला क्या? ये नहीं जीती, जूते सारी दुनिया मार के तुम्हारे शक्लें पीट दी हैं हमने, बड़े अच्छे तरीके से खाक में मिलाया है। और आज अब जो आप बार बार इल्जाम लगा रहे, पुलवामा जैसा पहले आप लोगों ने ड्रामा किया, अब न्यू दिल्ली में खुद ही धमाके अपनी आरएसएस से करवा के आप जो है वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये अरे सरदार तैयब खान, सरदार तैयब खान, अभी तो हमने पाकिस्तान पर इल्जाम ही नहीं लगाया भाई। आप लोगों को शर्म फिर वही हामिद अल मशरकी जैसी बात। अभी तो हमने कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने रेडिकलाइज किया है ग्रुप को और वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है। अब वो राष्ट्र विरोधी ताकत क्या पाकिस्तानी है? आने दीजिए इंतजार। फिर मैं वही कह रहा हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये देखो सरदार तैयब खान की दाढ़ी है और जरा कैमरा जूम करिए, कहीं सरदार तैयब खान की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? गैर जिम्मेदाराना हरकत। ये सरदार तैयब खान की दाढ़ी में तिनका है। जवाब देंगे कि आप, ये सरदार तैयब खान खुद ये कह रहे हैं यहाँ पर आकर बड़ी तकरीरें कि भारत कह रहा है, भारत अभी तक तो कहा नहीं, अभी तक तो जांच जारी है भाई। ये एंकर तो नहीं लग रहे आप, तो मुझे जो है वो बीजेपी की जो है वो मैं वही कह रहा हूँ। तो सरदार तैयब खान ये पाकिस्तान का चैनल नहीं है, हिंदुस्तान का चैनल है। और आपको ये बात नहीं अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। आप भी पता नहीं कहाँ बैठे हैं। क्या होता है ये आपका तरीका है? आप साफी बने, आप बीजेपी के रहनुमा तो ना बने, आप मोदी के जो है वो नेता ना बने, आप साफी बन के बैठे, इंडिविजुअल बन के बैठे। अच्छा, आप जो है वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये कोई पाकिस्तानी सिखाएगा? ये सरदार तैयब खान सिखाएगा कि मैं क्या देश की बात हो रही है? सुने नहीं, शबनम खान ये सरदार तैयब खान जैसा कोई सिखाएगा मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या सवाल पूछना है? जाती है जो आपकी आरएसएस है वो दहशतगर्दी। फिर वही बात है, इनको बताइए हमारा एंकर भारतीय है, भारत के बारे में एक बात कोई बोलेगा जबान खींच लेंगे, चाहे हमारा एंकर हो, चाहे शबनम खान हो, चाहे आचार्य जी हो। जो आप पत्थर से हमारी बकवास सुनने नहीं बैठे यहाँ पर। तुम्हारा मुंह आएगा जो मर्जी बकते जाओगे, हम यहाँ पर हाथ जोड़ के तुम्हारी आरती उतारेंगे। आपको ईंट का जवाब बहुत पेशेंस रखा है, सारी जिंदगी टुकड़े डाले तुम्हें। आपसे डरने वाले नहीं है हमारे खा खा के हम पर ही गुर्रा होगे लोग। आप ये बात मत भूलिए, डरने वाले भीख मांगने पहुंच जाते हो। जरा सा मोदी जी ने आंखें तरेड़ी थी, भीख मांगने पहुंच गए, माफ कर दो, माफ करवा दो। माफी मांगते घूमते एक एक देश के पास। भारत कहीं आक्रमण ना कर दे, भारत कहीं बैंड ना बजा दे। मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ भागे फिरते हो तुम सब लोग, हम पर बेग मारने का शर्म करो। अपने भारत फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है सबके लिए। भारत फिर भी तुम्हारी मुश्किल वैसी नहीं करता, थोड़ा जनता के ऊपर रहम कर लेता है। लेकिन तुम्हारे जैसे जो पाकिस्तानी है बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। पूरे पाकिस्तान को तो बर्बाद कर ही रखा है, भिखारी की तरह कटोरा लेके घूमते रहते हो। बरके नहीं मारते, हम तहकीक करते हैं, तहकीक के बाद सुनो, एक मिनट मैं हामिद अल मशरकी के पास जाता हूँ। भाई सुनिए, सरदार तैयब खान होल्ड भाई। थोड़ी देर पहले एक जने कौवे बिरयानी खिला रहे थे, आप चूहों पर आ गए। मेजर नदीम भी पूरे पाकिस्तान में भाई बहुत गरीबी है, मैं मान लिया। आरजू ये क्या है? ये कोई चूहा, कोई कौवा, कोई कुछ बेच के तो पाकिस्तानी। एक कमेंट आरजू का, फिर मैं हामिद जी आपके पास आ रहा हूँ। ये औरत को मेरे पास आप हमेशा चूहे और ये बिरयानियों के कमेंट लेने। नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूँ आरजू कि ये चूहे कौवे खा के इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मतलब यहाँ पर बातचीत किसी और चर्चे पर चल रही है, कौन क्या खा रहा है ये तो मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ना तो ये हमारे डिबेट का टॉपिक है। इसीलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ कि आप पाकिस्तानियों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, खुद पाकिस्तानी है, तो यही सब चल रहा है क्या? सीरियस कोई बातचीत नहीं करना चाहता? नहीं मालूम कि ये लोग क्या खाकर आए हैं, ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है जिसमें कहा जाता है कि जी हम जो है वो राम मंदिर की जगह दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो आपके यहाँ के भी मौलवी मौलाना जो है, जो अक्सर मेरे शोज में भी आते रहते हैं, वो भी यही बातें करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होता कि ये जी वहां पर जो है दोबारा से हम मस्जिद खड़ी कर देंगे, फिर से वहां पर हमारे लोग अजान दे देंगे। ये बात तो हम तब करते अच्छे लगते अगर हमने अपने यहाँ जो माइनॉरिटी है उनके मंदिर और उनके गुरुद्वारे ना तोड़े होते, उनको इस तरीके से परेशान ना किया होता जिस तरह से हमारे यहाँ माइनॉरिटी का हाल है। अगर हमने उनका हाल सही रखा होता तो शायद हम कुछ कहने के काबिल होते। जहां तक ताजमहल की बात करें तो मेरे ख्याल है वो शाहजहां ने पता नहीं अपनी 18वीं के
19वीं बेगम के मर जाने पे बनाया था। तो ये इस किस्म की नहीं, और वो शाहजहां पाकिस्तानी थोड़े नहीं था। लेकिन आरजू एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि ये बार बार बाबरी की बातचीत, बार बार की 6 दिसंबर को धमाके, अभी हामिद अल मशरिकी कह रहे हैं कि नहीं मुनीर ही अजान देगा जाके, ये बातें बार बार क्यों? क्या लगता है कि ऐसा करके भारत के मुसलमानों को उकसा लेंगे, भड़का लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे कि भारत के मुसलमानों को उकसा लेंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन यह है कि इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो उससे हमारे यहाँ के लोगों को बड़ा कोई जोश आता है, इसलिए कि अफगानिस्तान के बारे में बात करने की तो हिम्मत है नहीं। अफगानिस्तान के बारे में तो उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो वहां से कह देते हैं कि हम 2-4 चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर भेज देंगे, तुम लोगों की जो है वो पार्टी हो जाएगी। तो जाहिर है जब अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो फिर हमारे लोगों को अगर आप थोड़ा जोश दिला सकते हैं तो वो भारत का नाम लेके दिलवाते हैं। इस वजह से भी शायद इस किस्म की स्टेटमेंट चलती है, जो अब थोड़ा हमें मैच्योर हो जाना चाहिए और इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हामिद अल मशरिकी, आरजू की सलाह मानेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोशिश करें जितनी रैशनल डिबेट हो उतना अच्छा है। रैशनल ये है कि जी अगर मोदी अपना जंग का जुनून खत्म कर ले, इलेक्शन का ड्रामा उसने करना था, इलेक्शन वो जीत गया है, अब आगे अमन की बात कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान के रास्ते से हमारे यहाँ दहशतगर्दी की कोशिश करे, चाहे वो BLA के नाम पे बलूचिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी की कोशिश करे, चाहे वो मशरकी बॉर्डर से कोई इन्फिल्ट्रेशन करे, हम भरपूर जवाब देंगे, हम सबक सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए अमन की जंग लड़ी है। हमने 80,000 लोगों की जानें ली हैं। अच्छा हामिद ऑन अ सीरियस नोट मुझे बताइए, मुझे आपकी बात सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ख्वाजा आसिफ, इमरान खान और भी कुछ नेताओं ने ये कहा कि नहीं कि हमने अमेरिका के कहने पर आतंकियों को ट्रेंड किया, तो पाकिस्तान ने अमन की जंग लड़ी है, सबसे बड़ा मजाक है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं। देखिए बात यह है कि जो अमेरिका ने कहा उस वक्त पूरी दुनिया ने एक फैसला किया कि जी इसको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। उसमें पाकिस्तान का जो फैसला था वो क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं कहता पाकिस्तान ने कोई ठीक फैसला किया। अरे बात खत्म फिर। अमेरिका के तो हामिद अल मशरिकी, पाकिस्तान ने दुनिया में अमन की जंग लड़ी नहीं है, पाकिस्तान ने दुनिया में अमन को खराब किया है आरजू, और यही सच है एक लाइन में। नहीं ऐसी बात नहीं है। अपनी बुक में भी लिखा है, उनके इंटरव्यूज में भी है कि हमने मिलिटेंट्स बनाए अफगानिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। अब आप क्या उनको डिक्टेटर को भी कह देंगे कि झूठ बोल रहे थे? उनका बुक में भी लिखा हुआ है, आपकी बुक आपने जरूर पढ़ी होगी। अरे नदीम ने कह दिया कि झूठ है, हामिद अल मशरिकी तो कह रहे हैं कि झूठ नहीं है, लेकिन मेजर नदीम कह रहे हैं कि झूठ है। मैं ये कहता हूं कि एक स्ट्रेटेजिकली डिसीजन था, वो तारीख फैसला करेगी कि वो ठीक था या गलत था। आज मुल्क में जो है कोई चीज नहीं होती जो खिलाफ इस्लाम। सुनिए, वक्त इतना ही है। हामिद अल मशरिकी सुनिए, गड्ढा खोदना कभी सही नहीं होता है, चाहे किसी के लिए खोदिए, और गड्ढा खोदेंगे तो एक बहुत प्रचलित कहावत है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदिए और उसी में जाकर गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो ये कहावत पाकिस्तान ने अभी तक तो नहीं मानी है, आगे मानेगी तो पाकिस्तान का भला, ना मानेंगे तो पाकिस्तान की बर्बादी। लेकिन एक बात और कह दूं, अगर जंगी जुनून होता ना तो पहलगाम के बाद आपके जनरल और आपकी आर्मी के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर होता नहीं। ये जंगें रुकती नहीं, मिसाइलें रुकती नहीं। ब्रह्मोस से अभी जाकर देखिए सरगोदा में क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है।